साल 1992 में तहलका बॉक्स ऑफिस पर जब रिलीज हुई तो इसे लोगों ने खुले दिल से अपनाया और यह साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। फिल्म का कुल बजट था लगभग 3 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 75 लाख की कमाई की, जिससे इसे एक साफ सुथरी हिट घोषित किया गया। उसी साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर थी बेटा जिसने 13 करोड़ कमाई और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरी पोजीशन पर रही दीवाना जिसकी कमाई थी 8 करोड़ और उसे सुपरहिट का दर्जा मिला। तीसरे नंबर पर थी खुदा गवाह जिसने 6 करोड़ का बिजनेस किया लेकिन वह बिलो एवरेज रही। इन सबके बीच तहलका का अपना मजबूत स्थान बनाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। फिल्म की कहानी और कई दृश्य दो हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित माने जाते हैं। 1961 की वेयर ईगल्स डरे और उसके साथ द गन्स ऑफ नावरोन, विशेष रूप से वे सीक्वेंस जिनमें बर्फीली पहाड़ियों पर बने दुश्मनों के ठिकाने दिखाए जाते हैं, वे हिंट देते हैं कि निर्देशक अनिल शर्मा कमांडो जैसे अर्लियर प्रोजेक्ट्स की ही तरह यहाँ भी हॉलीवुड की एक्शन शैली से प्रभावित थे। वेयर ईगल्स डेयर में जिस तरह मुख्य किरदार रोपवे और पहाड़ी रास्तों से दुश्मनों से बचते हुए नजर आते हैं, उसी तरह की झलक तहलका और उससे पहले कमांडो में भी देखने को मिलती है, जहां मिथुन चक्रवर्ती और हेमंत बिरजे मंदाकिनी को बचाते दिखाई देते हैं। यह उस दौर का चलन भी था। हमारे फिल्म निर्माताओं के लिए हॉलीवुड एक प्रेरणा स्रोत की तरह था, लेकिन उसे भारतीय अंदाज में ढालना ही उनकी ताकत बन जाता था। अब बात करते हैं फिल्म की शुरुआती स्टार कास्ट की, क्योंकि वह बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा फिल्म में आखिरकार दिखा। शुरुआत में मुकेश खन्ना वाली भूमिका के लिए रजनीकांत को, नसीरुद्दीन शाह के किरदार के लिए सनी देओल को, आदित्य पंचोली की जगह संजय दत्त को और जावेद जाफरी की जगह शक्ति कपूर को अप्रोच किया गया था। जरा सोचिए, अगर सनी देओल और धर्मेंद्र एक ही फिल्म में उस समय साथ दिखाई देते तो ये कितना बड़ा आकर्षण बनता। दर्शकों के लिए यह एक बड़ा सिनेमैटिक मोमेंट होता। लेकिन ये ख्वाहिश अगले साल 1993 में फिल्म छतरीवाली के जरिए पूरी हुई, जहां ये पिता पुत्र साथ में दिखाई दिए। अब बारी आती है फिल्म के उस लोकप्रिय गीत दिल दीवाने का डोला की, जिसकी अपनी एक मजेदार कहानी है। शुरुआत में इस गाने को सुरेश वाडेकर, अनुराधा पौडवाल और बबला मेहता की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, मगर अचानक बाजार में कुमार सानू की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि संगीतकारों ने निर्णय लिया कि सुरेश वाडेकर की आवाज की जगह गीत को कुमार सानू से डब करवा दिया जाए। हालांकि अनुराधा पौडवाल और बबला मेहता की आवाज उसी में रखी गई। इसी तरह आपका चेहरा आपका जलवा गीत में शुरुआत में कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज ली गई थी, लेकिन बाद में कुछ बदलाव किए गए और कविता कृष्णमूर्ति की जगह अनुराधा पौडवाल की आवाज का उपयोग किया गया। अब आते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स पर, जिसे देखकर आज भी दर्शक रोमांचित हो जाते हैं। वह प्रसिद्ध दृश्य जिसमें धर्मेंद्र अमरीश पुरी की चोटी पकड़कर उन्हें घुमाते हैं और आखिर में आग के हवाले कर देते हैं। इस सीन के पीछे भी एक रोचक किस्सा है। निर्देशक अनिल शर्मा बताते हैं कि यह आइडिया खुद धर्मेंद्र का था, लेकिन जब ये बात अमरीश पुरी को पता चली तो उन्होंने थोड़ा नाराजगी जताई, क्योंकि वे जानते थे कि शूटिंग में बार बार चोटी को खींचने से वह निकल भी सकती है। और ऐसा हुआ भी, लेकिन धर्मेंद्र ने सीन को बचाने के लिए एक हाथ से चोटी पकड़ी और दूसरे हाथ से अमरीश पुरी के सिर के पीछे पकड़कर रखा ताकि कैमरा चोटी के निकलने को पकड़ न सके। ये प्रोफेशनलिज्म और इम्प्रोवाइजेशन दोनों का शानदार मेल था। फिल्म के कई सीन्स मनाली की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर शूट किए गए थे और इस शूट के दौरान कई दिलचस्प घटनाएं हुईं। अनिल शर्मा कहते हैं कि वे मुकेश खन्ना, नसीरुद्दीन शाह और टेक्नीशियनों के साथ पहले मनाली पहुंचे थे, जबकि धर्मेंद्र, आदित्य पंचोली और जावेद जाफरी बाद में आने वाले थे। लेकिन तभी मनाली में लगातार भारी बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे एयरपोर्ट से वहां पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया। धर्मेंद्र ने कई बार आने की कोशिश की, लेकिन लोकल अथॉरिटी ने साफ मना कर दिया कि मौसम इतना खराब है कि उतरना सुरक्षित नहीं है। ऐसे में हर बार धर्मजी को वापस चंडीगढ़ या दिल्ली लौटना पड़ता था। बावजूद इसके आदित्य पंचोली अपनी युवा जिजीविषा के चलते बर्फबारी के बीच ही दुर्गम रास्तों को पार करते हुए मनाली पहुंच गए। लगभग 10 दिनों तक कोई प्रॉपर शूटिंग नहीं हो पाई, लेकिन टीम ने इस दौरान बर्फ से ढकी घाटियों और पहाड़ों के कई एस्टैब्लिशिंग शॉट्स कैप्चर कर लिए, जिन्हें बाद में फिल्म में खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। अब बात आती है मनाली में शूटिंग खत्म होने के बाद की महफिलों की। यह उन दिनों की खुशनुमा यादों में से एक है। हर रात शूटिंग के बाद लगभग सभी एक्टर्स साथ बैठकर हंसी मजाक करते, गपशप करते, लेकिन इस महफिल में एक चेहरा हमेशा मिसिंग रहता था, मुकेश खन्ना, क्योंकि वे शराब और नाइट पार्टियों से हमेशा दूर रहने वाले इंसान थे। हर रात वे सीधे अपने कमरे में चले जाते। निर्देशक अनिल शर्मा बताते हैं कि वे हंसी मजाक में उनसे कहा भी करते कि क्या वे असल जिंदगी में भी भीष्म पितामह बन चुके हैं, लेकिन मुकेश खन्ना का जवाब हमेशा शांत और दृढ़ होता, जीवन में संयम रखने और सिद्धियां पाने के और भी तरीके होते हैं, और मैं उन्हीं में खुश हूं।
ठीक इसी दौरान कुल्लू में सुभाष घई अपनी फिल्म सौदागर की शूटिंग भी कर रहे थे और मुकेश खन्ना दोनों फिल्मों में काम कर रहे थे। उन्हें मनाली से कुल्लू उतरकर सौदागर की शूटिंग में पहुंचने में बड़ी मुश्किलें पेश आती, लेकिन वे हर चुनौती का सामना करते हुए देर रात दोनों शूटिंग के बीच संतुलन बना लेते थे। फिल्म के मुख्य खलनायक डॉन की कास्टिंग भी काफी दिलचस्प रही। अनिल शर्मा शुरू से चाहते थे कि यह किरदार अमरीश पुरी निभाएं, लेकिन यूनिट के कुछ लोगों का कहना था कि अमरीश पुरी तो पहले ही हर दूसरी फिल्म में विलेन बन चुके हैं, इसलिए किसी नए चेहरे को ट्राई करना चाहिए। अनिल ने उनकी बात मानकर कुछ नए कलाकारों का स्क्रीन टेस्ट लिया, लेकिन कोई भी मन मुताबिक नहीं लगा। 6 महीने बाद जब वे मनाली से लौटे और अमरीश पुरी को रशेज दिखाए तो अमरीश पुरी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत ही फिल्म में डॉन बनने के लिए हामी भर दी। फिल्म का एक और मशहूर गीत सोम सोम समोसा भी एक मजेदार घटना की देन है। एक दिन शूटिंग के बाद अनिल शर्मा और अनु मलिक म्यूजिक पर चर्चा कर रहे थे, तभी दूर से अमरीश पुरी आते हुए दिखाई दिए और अनु मलिक ने अचानक अपनी भारी आवाज में कहा, सोम सोम समोसा। ये शब्द अनिल शर्मा को इतने अनोखे लगे कि वहीं बैठकर निर्णय ले लिया गया कि इन शब्दों पर एक पूरा गाना बनाया जाएगा और उसे अमरीश पुरी ही गाएंगे। अब आते हैं रजनीकांत वाली कहानी पर। अनिल शर्मा बताते हैं कि फरिश्ते में रजनीकांत के साथ काम करने का अनुभव इतना अच्छा था कि तहलका के लिए वे उन्हें ही लेना चाहते थे। रजनीकांत भी कहानी सुनकर राजी हो गए थे, लेकिन तभी दक्षिण भारत में फिल्म यूनियन की लंबी हड़ताल शुरू हो गई जो पूरे 2 महीने चली। रजनीकांत ने अनिल शर्मा से कहा कि मेरे कई प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, मुझे 2 महीनों में अपनी बाकी फिल्में खत्म करके रिलीज करनी है। लेकिन अनिल शर्मा के सामने दिक्कत ये थी कि मनाली में बर्फ सिर्फ कुछ ही हफ्तों तक उपलब्ध रहती है और शूटिंग को टालना संभव नहीं था। अंततः विचार विमर्श के बाद रजनीकांत की जगह किसी नए कलाकार को लेने का निर्णय लिया गया। ठीक इसी समय अनिल शर्मा ने मुकेश खन्ना को महाभारत में भीष्म पितामह के रूप में देखा और उन्हें तहलका का रोल ऑफर कर दिया। फिल्म का वह चुटिला और साहसिक दृश्य जिसमें नसीरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली और जावेद जाफरी बिकिनी पहनकर दिखाई देते हैं, वह भी अपने समय का बोल्ड और कॉमिक मिक्स था। इससे पहले नसीरुद्दीन शाह से पूछा गया कि क्या वे ये सीन करने में सहज होंगे, जिस पर उन्होंने कहा, मैं एक एक्टर हूं और दृश्य की नाटकीय मांग क्या है यही मायने रखता है। लेकिन जब बाहर खबर फैली कि नसीर साहब बिकिनी में दिखने वाले हैं तो कई लोग इस पर हैरान रह गए, क्योंकि नसीर साहब की पहचान हमेशा गंभीर और ऑफ बीट सिनेमा से रही थी। लेकिन ये सच भी है कि जब उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच किया गया तो उन्होंने कहानी सुने बिना ही फिल्म स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें धर्मेंद्र के साथ काम करने का अगला मौका कभी गंवाना नहीं था। वे बताते हैं कि वे फिल्मों में आए भी इसलिए थे क्योंकि वे धर्मेंद्र को देखते थे, लेकिन खुद को उतना हैंडसम न मानते हुए अभिनय की तरफ मुड़ गए। तहलका फिल्म कई कलाकारों के करियर में एक खास मुकाम भी थी, क्योंकि यह धर्मेंद्र की बतौर मुख्य अभिनेता आखिरी हिट फिल्म रही। इसके बाद लगभग 6 साल तक उनकी कोई फिल्म नहीं चली और फिर 1998 में प्यार किया तो डरना क्या जैसी फिल्मों में वे एक कैरेक्टर रोल में वापस छाए। यही हाल पल्लवी जोशी और एकता सोहनी जैसी अभिनेत्रियों का भी रहा, जिनके लिए तहलका उनकी अंतिम हिट प्रमुख भूमिका वाली फिल्म मानी जाती है। जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन एक सीन में उन्हें स्विमसूट पहनना था और इसके लिए उन्हें शरीर पर वैक्स करवाना पड़ता। ये बात सुनते ही वे असहज महसूस हुए और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। निर्देशक अनिल शर्मा के साथ धर्मेंद्र की यह तीसरी हिट फिल्म रही। इससे पहले दोनों ने हुकूमत और ऐलान जंग जैसी सफल फिल्में दी थीं। चौथी सफलता फरिश्ते से मिलने वाली थी, लेकिन वह फ्लॉप हो गई और दोनों की लगातार हिट्स का सिलसिला टूट गया। तहलका बनाने का उद्देश्य कहीं न कहीं फरिश्ते की भरपाई भी था और यह फिल्म उस कमी को पूरा करने में सफल भी रही। हालांकि अनिल शर्मा बाद में निर्देशन से थोड़ा दूर हो गए और निर्माण की तरफ मुड़ गए। उनकी अगली हिट फिल्म अपने थी, जो लगभग 15 साल बाद धर्मेंद्र के साथ आए। 90 के दशक में मुकेश खन्ना को कम उम्र में ही बड़े और परिपक्व किरदार मिलने लगे थे, क्योंकि महाभारत में भीष्म पितामह निभाने के बाद उनकी छवि एक वरिष्ठ चरित्र अभिनेता की बन गई थी। तहलका में वे मेजर के रूप में नजर आए, जबकि असल में उनकी उम्र सिर्फ 34 साल थी। उसी साल वे यलगार में फिरोज खान के पिता के रूप में भी दिखे। इसी वजह से उन्हें लीड रोल मिलना धीरे धीरे कम होता गया।